खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी और मैक्रोन ने जयपुर में किया रोड शो। जनता ने लगाए मोदी मोदी के नारे। साथ ही साथ मोदी मैक्रोन ने पी चाय। फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद अपने हाथों से मोबाइल से किया यूपीआई पेमेंट, देखकर काफी खुश हुए मैक्रोन। साथ ही साथ अयोध्या जाने की भी बात कही है दोस्तों। इन्होंने बताएंगे किस मुद्दे पर इन्होंने ये बात कही। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर 2 पाकिस्तानियों की हत्या के पीछे भारतीय एजेंट्स। पाक के आरोपों को भारत ने बताया झूठा, कहा जो बोया है वही काटेगा। साथ ही साथ आखिर चाहता क्या है चीन, अब बोला सीमा विवाद अलग मुद्दा है लेकिन द्विपक्षीय संबंध अपनी जगह है। जी हां, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर अमित शाह की एंट्री होते ही नीतीश ने बदला पाला, महागठबंधन से होंगे अलग। जी हां दोस्तों, और कयास लगाए जा रहे कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए में शामिल होंगे नीतीश कुमार। पूरी जानकारी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जयपुर में किया रोड शो, जहां पर लगे मोदी मोदी के नारे। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने गुरुवार को यहां पर कोटे में स्थित जंतर मंतर से हवा महल तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति मैक्रोन खुली छत वाले एक वाहन में सवार थे। दोनों नेताओं ने सड़क के दोनों ओर खड़े जन समूह का अभिवादन स्वीकार किया। लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। उन पर अनेक स्थानों पर फूलों की वर्षा की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने हाथ में तिरंगे तथा फ्रांस के राष्ट्र ध्वज ले रखे थे। कई लोगों ने हाथों में मोदी के पोस्टर थामे हुए थे। सड़क पर मोदी व मैक्रोन के कटआउट भी लगाए गए थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये रोड शो जंतर मंतर से हवा महल तक चला। इसके बाद दोनों नेताओं ने रोशनी से जगमगाते ऐतिहासिक हवा महल को निहारा। दोनों नेताओं को इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में बताया गया। दोनों नेता बाद में स्थानीय कलाकृतियों व हस्तशिल्प उत्पादों की एक दुकान में गए। वहां राष्ट्रपति मैक्रोन अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की प्रतिकृति निहारते देखे गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें वहां रखे भीम यूपीआई स्कैनर के बारे में भी बताया। मैक्रोन 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। इससे पहले मोदी जी ने गुरुवार शाम जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी जी व राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक दूसरे से हाथ मिलाया व गर्म जोशी से गले मिले। इसके बाद दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक जंतर मंतर का अवलोकन किया तथा उसके बारे में जाना। अपने भारत दौरे के तहत मैक्रोन गुरुवार दोपहर जयपुर पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर राज्यपाल कलराज मिश्र, विदेश मंत्री जयशंकर जी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने मैक्रोन का स्वागत किया। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी जी शाम में जयपुर पहुंचे। हवाई अड्डे से मोदी जयपुर के परकोटे में स्थित जंतर मंतर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में जगह जगह लोग व स्कूली बच्चे उनके स्वागत के लिए खड़े थे। मैक्रोन हवाई अड्डे से आमेर के किले पहुंचे। रास्ते में जगह जगह स्कूली बच्चों व आम लोगों ने काफिले का स्वागत किया। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बता दें कि मैक्रोन की जयपुर में ही क्यों कराई गई मेजबानी, क्या रही वजह। भारत ने अमेरिका को भी बहुत बड़ा ये संदेश दिया है। जी हाँ दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं, जहां भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दिल्ली से पहले जयपुर पहुंचे। भारत को मिली आजादी के बाद ये पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत आए किसी भी देश के राष्ट्र अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री के साथ जयपुर में है। आपको बता दें कि जयपुर में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की इन तस्वीरों का असर जयपुर से सिर्फ 797 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद पर पड़ेगा और 6608 किलोमीटर दूर पेरिस में इन तस्वीरों को लाइव देख रहे फ्रांसीसी लोगों पर भी पड़ेगा। इसी वजह से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन दिल्ली से पहले जयपुर पहुंचे हैं। यूरोप के सबसे शक्तिशाली देश फ्रांस भारत को अपना सबसे घातक लड़ाकू विमान राफेल देने वाले फ्रांस और राफेल की दोस्ती से इस्लामाबाद क्यों बेचैन होगा, ये भी समझा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें सबसे पहली वजह कि राजस्थान में फ्रांसीसी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। 2022-23 में 34,999 फ्रांसीसी पर्यटक आए। राजस्थान पहुंचने वाले ज्यादातर पर्यटक जयपुर आए। फ्रांस के पर्यटकों में जयपुर का खाना लोकप्रिय है। डबल इंजन की सरकार पर्यटन को बढ़ाना चाहती है। राजस्थान में निवेश के मौके भी बढ़ेंगे। मैक्रोन के दौरे से फ्रांस में और लोकप्रिय हो जाएगा जयपुर, और यही सबसे बड़ी वजह है दोस्तों कि इमैनुअल मैक्रोन को सबसे पहले भारत के राजस्थान के जयपुर में उतारा गया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको इतना नहीं बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को राम मंदिर का मॉडल गिफ्ट किया तो मैक्रोन ने कहा अयोध्या जाना ही पड़ेगा लगता है। जी हाँ, और दोस्तों यूपीआई पेमेंट करने का तरीका भी आपको बता दें। इसके बाद साहू टी स्टॉल पर बैठकर पीएम मोदी ने मैक्रोन के साथ चाय के बारे में और कुल्हड़ के बारे में बताया। इस दौरान चाय वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन पीएम मोदी ने भीम यूपीआई के जरिए 2 रुपए का पेमेंट उसकी दुकान पर किया। इसके बाद दोनों नेता संगानेरी गेट तक रोड शो जारी रखने के लिए फिर से खुले वाहन में सवार हुए और रोड शो पूरा होने पर डिनर व द्विपक्षीय वार्ता के लिए राम बाग पैलेस रवाना हो गए। जी हाँ, से मोस्ट वेलकम टू इंडिया इमैनुअल मैक्रोन जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन को भारत ने दे दिया
है बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा झटका, एक कड़ा संदेश देते हुए जिससे चीन और उसके समर्थकों को ठेस पहुंचेगी। भारत ने ताइवान स्थित फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को अपना तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्रदान किया है। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। मिथुन चक्रवर्ती फॉक्सकॉन के यंग लियू को पद्म भूषण दिया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात है आपको बता दें, ताइवान स्थित फॉक्सकॉन के चेयरमैन है यंग लियू, जो हमेशा दोस्तों चीन के विरोधी रहे हैं, जिनसे चीन का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है दोस्तों। और उसको भारत ने अपना तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्रदान करके चीन को बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। इससे चीन का बौखलाना तो तय है, लेकिन दोस्तों आप लोग इसके लिए फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू को कांग्रेचुलेशन अवश्य कह दीजिएगा। साथ ही में मोदी आता हर चीज मुमकिन है कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां आखिर चाहता क्या है चीन, अब बोला सीमा विवाद अलग मुद्दा, द्विपक्षीय संबंध अपनी जगह है। जी हाँ, चीन ने एक बार फिर भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों में नरमी के संकेत दिए हैं, लेकिन सीमा विवाद पर कोई टिप्पणी नहीं की है। चीन ने कहा है कि सीमा विवाद अपनी जगह है और द्विपक्षीय संबंध अपनी जगह है। चीन का यह बयान ऐसे समय में आया है जब पिछले दिनों भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि चीन जब तक सीमा विवाद को लेकर कोई हल नहीं निकाल लेता तब तक दोनों देशों के रिश्ते सामान्य नहीं हो सकते। चीन ने इस बयान पर आपत्ति भी जताई है और संबंधों को बहाल करने का भी संकेत दिया है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत चीन सीमा तनाव इतिहास की गलतियों का पार्ट है। भारत और चीन के सभी तरह के आदान प्रदान से इस विवाद का कोई ताल्लुक नहीं है। चीन के प्रवक्ता ने कहा है कि सीमा विवाद को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों से जोड़ना सही नहीं होगा। चीन का यह बयान यूं ही नहीं आया है, इसकी अपनी एक पृष्ठभूमि समझी जा रही है। करीब 4 साल के बाद चीन के रुख में नरमी से जोड़कर देखा जा सकता है। इसे पुराने प्रतिबंधों को खत्म करने का संकेत भी समझा जा रहा है। लेकिन चीन के रक्षा मंत्रालय की ओर से एक मासिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अब यह कहा गया है कि दोनों देशों के संबंधों को लेकर सीमा के हालात पर जोर देना ठीक नहीं है। ये टिप्पणी विदेश मंत्री जयशंकर जी के उस बयान के कुछ हफ्ते बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे विभिन्न मोर्चों पर भारत चीन संबंधों को प्रभावित करना जारी रखेगा। उन्होंने ये बयान महाराष्ट्र के नागपुर में एक टाउन हॉल मीटिंग के दौरान दिया था। यानी कि जयशंकर जी ने दोस्तों क्लियर कहा है चाइना को कि जब तक सीमा विवाद हल नहीं हो जाते हमारे तुम्हारे साथ रिश्ते सामान्य नहीं होंगे, चाहे वो कैसे भी रिश्ते क्यों ना हो। लेकिन चाइना का कहना है कि व्यापार अपनी जगह है और सीमा विवाद अपनी जगह है। यानी कि चीन भारत के साथ व्यापार भी करना चाहता है और सीमा विवाद हल भी नहीं करना चाहता। आखिर दोनों चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? दोस्तों चीन को लगता है कि भारत भी पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव जैसा ही है जो उसकी हर बात को मान जाएगा। लेकिन चीन को नहीं पता कि भारत कुछ ही सालों में सुपर पावर बनने वाला है और सुपर पावर अगर वो बनेगा तो ऐसा वैसा देश नहीं है भारत, किसी की भी सिट्टी पुट्टी गुल कर सकता है अपना भारत। मानते कि नहीं दोस्तों? अगर मानते तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां मालदीव को भारत के खिलाफ जमकर भड़का रहा है चीन। अब जासूसी जहाज को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने उगला जहर। जी हाँ, चीन हिंद महासागर पर राज करने के लिए अब मालदीव को भारत के खिलाफ भड़काने में लगा है। इसमें चीन का साथ उसका सरकारी मीडिया दे रहा है। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख लिखकर मालदीव को लेकर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया है कि चीनी अनुसंधान पोत के मालदीव पहुंचने पर भारत की चिंता आधिपत्यवादी मानसिकता को दर्शाती है। ग्लोबल टाइम्स के लेख को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का विचार माना जाता है जिसे वो सार्वजनिक तौर पर नहीं बोल सकती। ये चीनी अखबार यहाँ ये भूल गया कि उसका खुद का देश चीन दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में बेवजह टांग अड़ाता है। इतना ही नहीं, उसने उसके कम्युनिस्ट देश में विस्तारवादी मानसिकता के साथ अपने पड़ोसी देशों की सैकड़ों किलोमीटर जमीन को हड़पा है। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मालदीव आने वाले दिनों में एक चीनी अनुसंधान जहाज की मेजबानी करने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना उस जहाज की बारीकी से निगरानी कर रही है जिससे नई दिल्ली की ओर से नई चिंताएं बढ़ सकती हैं। कुछ चीनी विशेषज्ञों का मानना है कि अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए चीनी अनुसंधान पोत पर भारत की चिंताएं और प्रचार उसकी आधिपत्यवादी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि वो दक्षिण एशिया और हिंद महासागर को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में मानता है। अगली खबर की बात करें, जहां स्वीडन को नाटो सदस्यता के बदले तुर्की को अमेरिकी F-16 जेट, बाइडेन और एर्दोगन की डील हुई डन। जी हां, अमेरिका और तुर्की के बीच जारी विवाद अब थमता दिखाई दे रहा है। दरअसल दोनों देशों ने एक दूसरे की नब्ज पकड़ ली है। ऐसे में अमेरिका और तुर्की ने अपने अपने हितों को साधने के लिए अंदरूनी तौर पर समझौता कर लिया है। इसके तहत तुर्की स्वीडन को नाटो की सदस्यता की मंजूरी देगा, तो वहीं इसके बदले में अमेरिका तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान बेचने को तैयार है। तुर्की में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन कुछ ही दिनों में स्वीडन की नाटो सदस्यता पर अंतिम हस्ताक्षर कर देंगे, जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस अंकारा को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री का समर्थन करने की दिशा में तेजी से कदम उठाएगी। नाटो का सदस्य बनने के लिए सभी सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अगली खबर बता दें, इस्लाम में शराब हराम फिर भी सऊदी अरबिया में खुलेगी दारू की दुकान।
क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने क्यों लिया ये फैसला, बता दे। सऊदी अरबिया में शराब का पहला स्टोर खुलने जा रहा है। ये शराब की दुकान राजधानी रियाद में खोली जाएगी। ये स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए खोला जा रहा है। ऐसे में आम लोग इस स्टोर से शराब की खरीदारी नहीं कर सकेंगे। इस स्टोर से शराब खरीदने के लिए ग्राहकों को मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए खुद को रजिस्टर कराना होगा। इसके बाद उन्हें विदेश मंत्रालय से क्लियरेंस कोड भेजा जाएगा। इसके बाद ही वो स्टोर से शराब खरीद सकेंगे। हालांकि हर महीने तय कोटे के तहत ही शराब खरीद पाएंगे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 70 साल में यह पहली बार होगा जब सऊदी अरबिया में शराब बिकेगी। सऊदी अरब में शराब पर प्रतिबंध 1952 से है। तब किंग अब्दुल अजीज के बेटे ने शराब के नशे में एक ब्रिटिश राजनयिक को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगली खबर बता दें, अयोध्या बनेगा हिंदुओं का वेटिकन। राम मंदिर पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट का बयान आखिर क्यों हो रहा वायरल, बता दें। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बीते 22 जनवरी बोले तो सोमवार को भव्य रूप से किया गया, जिसका साक्षी हर एक भारतीय है। इस भव्य आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इसको लेकर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में काफी चर्चा है। हाल ही में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी एक्सपर्ट कमर चीमा के कार्यक्रम में साजिद तरार ने भारत में हुए राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी एक्सपर्ट कमर चीमा के कार्यक्रम में उनके साथ साजिद तरार मौजूद थे। उन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि राम मंदिर बन जाने के बाद अयोध्या कोई आम जगह नहीं रह गई है, ये हिंदुओं के लिए वेटिकन सिटी के बराबर हो गई है। अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के एक्सपर्ट साजिद तरार ने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने पीएम मोदी के द्वारा दी गई स्पीच पर कहा कि उन्होंने सही कहा कि ये एक मंदिर का उद्घाटन नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। ये हिंदू धर्म का वेटिकन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में साजिद तरार की बातों का आप भी समर्थन करते हैं कि नहीं दोस्तों, बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें, जहां नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तानी फौज मेरे पिता को वापस मुल्क लेकर आई। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने स्वीकार किया है कि विदेश से देश की ताकतवर सेना की मदद से उनके पिता ब्रिटेन से वापस लौट पाए हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज की मुख्य आयोजक मरियम नवाज ने ननकाना शाही में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के इकलौते ऐसे नेता है जो रिकॉर्ड 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। मरियम ने कहा था कि जिन्होंने यानी सेना नवाज शरीफ को बाहर किया वही उन्हें वापस लेकर आए हैं। मरियम ने कहा कि उन्होंने कई बार नवाज को अपदस्थ किया है, लेकिन इस बार जिन्होंने अपदस्थ किया वही उन्हें वापस लेकर आए हैं। नवाज शरीफ को कई बार सेना का लाडला कहा गया है। हाँ वो है, लेकिन लोगों के लाडले भी है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों पूरे तरीके से मक्खन लगाने का काम किया गया है मरियम नवाज के द्वारा। अगली खबर बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने निक्की हेली को दिया बहुत बड़ा झटका। न्यू हैम्पशायर के जीओपी प्राइमरी में पूर्व राष्ट्रपति ने दर्ज की बहुत बड़ी जीत। जी हाँ, अमेरिका में जारी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिद्वंदी निक्की हेली को झटका देते हुए न्यू हैम्पशायर के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के प्राइमरी चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इसके बाद नए जीओपी के प्राथमिक परिणामों के साथ ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोबारा मुकाबला होने की ज्यादा संभावना है। न्यू हैम्पशायर में मिली हार के बाद निक्की हेली के पास खुद को डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले राष्ट्रपति पद के विकल्प के रूप में स्थापित करने के लिए समय नहीं है। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू हैम्पशायर में डोनाल्ड ट्रंप से हारने के बाद निक्की हेली दूसरे स्थान पर रही। इसकी वजह से निक्की हेली को जीओपी या रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन की दौड़ में दोबारा शामिल होने के अपने प्रयास में साफ तौर पर झटका लगा है। अगली खबर आपको बता दें, माली में बहुत बड़ा हादसा, सोने की खदान ढहने से 70 से ज्यादा लोगों की मौत। जी हाँ, माली में एक अनियमित सोने की खदान ढहने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका के बीच तलाश जारी है। घटनास्थल पर उपस्थित माली चैम्बर ऑफ माइंस के अध्यक्ष अब्दुल्लाह पोना ने बताया कि हादसे के समय खदान में लगभग 100 लोग मौजूद थे। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ये हादसा दक्षिणी पश्चिमी कैलिरो कोरो क्षेत्र के कंगाबा जिले में शुक्रवार को हुआ। अगली खबर बता दें, इजराइल क्या भारतीयों को धर्म देख कर दे रहा नौकरी। दरअसल इजराइल हजारों की संख्या में भारतीय श्रमिकों को भर्ती कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि भारतीय श्रमिकों को मोटे वेतन पर रखा जा रहा है। इजराइल को भारतीय श्रमिकों की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमास के साथ युद्ध के बाद फलस्तीनियों के इजराइल में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इजराइल के कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में सबसे अधिक फलस्तीनी काम करते थे और अब प्रतिबंध के कारण इजराइल का कंस्ट्रक्शन सेक्टर श्रमिकों की भारी कमी झेल रहा है। अब ऐसे में भारत में उत्तर प्रदेश के एक रिक्रूटर अमित कुमार जो डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज नामक नई दिल्ली की एक बड़ी वर्क फोर्स एजेंसी के साथ काम करते हैं, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम श्रमिक इजराइल में नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इजराइल मुस्लिम कर्मचारी नहीं चाहता। कई यूट्यूब वीडियो में भर्ती की प्रक्रिया को समझाते हुए वो कहते हैं कि आवेदन करने के लिए आपका नाम हिंदू होना चाहिए और केवल हिंदू भाई ही आवेदन कर सकते हैं। लेकिन भर्ती करने वाले एक सरकारी अधिकारी ने इस बात से पूरी तरीके से इनकार करते हुए कहा कि मुस्लिम श्रमिकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बहरहाल दोस्तों, रियलिटी क्या है वो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो खबरें आ रही है वो हमने आपको बताया है। अगली खबर की बात करें, जहां ऑस्ट्रेलिया के फिलिप द्वीप में 4 भारतीयों की डूबने से मौत, भारतीय हाई कमीशन ने जताई संवेदना। जी हां, ऑस्ट्रेलिया से एक बुरी खबर सामने आई है। विक्टोरिया के फिलिप द्वीप में डूबने से 4 भारतीय
व्यक्तियों की जान चली गई। मृतकों में 3 महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में लगभग 20 वर्षों में हुई सबसे भीषण त्रासदी में परिवार के साथ बाहर गए 3 महिलाओं सहित 4 भारतीयों के एक अनियंत्रित समूह तट पर डूबने से मौत हो गई। अगली खबर बता दें, छत्तीसगढ़ के इन 9 गाँव में 76 साल बाद पहली बार फहराया जाएगा तिरंगा। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र के 9 सुदूरवर्ती गाँव में शुक्रवार को 76 सालों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। ये इन क्षेत्रों में नक्सलियों के घटते प्रभाव एवं सुरक्षा परिदृश्य में सुधार का संकेत है। पुलिस के मुताबिक इन गाँव में 1947 के बाद से कभी भी ध्वजारोहण नहीं हुआ, लेकिन आज जब इन गाँवों के ग्रामीण देश के बाकी लोगों के साथ गणतंत्र दिवस मनाएंगे तो स्थिति बदल जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन गाँवों के समीप सुरक्षा बलों के लिए नए शिविरों की स्थापना से उनके विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ और वे फिर राज्य के बाकी हिस्सों से जुड़ पाए हैं। अगली खबर बता दें, डीआरडीओ ने किया बहुत बड़ा ऐलान, मार्च तक शुरू होगा देश की इस शक्तिशाली सुपरसोनिक मिसाइलों का निर्यात। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने बड़ा ऐलान किया है। डीआरडीओ ने ऐलान करते हुए जानकारी दी है कि इस साल मार्च तक वो देश की शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्यात शुरू कर देगा। माना यह जा रहा है कि यह देश के रक्षा क्षेत्र में यह पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस साल ऐलान की जानकारी खुद डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने न्यूज एजेंसी एएनआई के जरिए की है। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने जानकारी देते हुए कहा है कि डीआरडीओ इस साल मार्च तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की निर्यात शुरू कर देगा। अगली खबर बता दें, इजराइल नए तरीके से हूतियों को चखाएगा मजा, भारत की मदद से बनेगा काम। जी हाँ, इजराइल और हमास में जंग जारी है। इसी बीच हमास के समर्थित यमन के हूती विद्रोही इजराइल की ओर जाने वाले कारोबारी जहाजों पर निशाना लगाकर इजराइल के लिए मुसीबत बड़ी खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल ने भारत से होने वाले कारोबार को जारी रखने के लिए नई तरकीब निकाली है। इस तरकीब से इजराइल को फायदा ये होगा कि इजराइल से यमन के पास लाल सागर से आने जाने वाले जहाजों में लदे माल को हूती विद्रोहियों से कोई खतरा नहीं होगा। हूतियों के इजरायली जहाजों पर किए जा रहे हमलों के बीच इजराइल अब भारत के साथ व्यापार के लिए यूएई के माध्यम से माल परिवहन करने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि अभी यूएई के अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। अगली खबर बता दें, दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के दिन बाबरी की तस्वीर के साथ सिर तन से जुदा की धमकी, जब वक्त हमारा आएगा जैसा दिया है बयान। बता दें, अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है, तो वहीं इस बीच कुछ असामाजिक तत्वों ने नफरत का जहर घोलने की भी कोशिश की है। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने 5 मुस्लिम लड़कों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। दोस्तों, इन्होंने इंस्टाग्राम पर बाबरी की तस्वीर के साथ लिखा कि सबर, जब वक्त हमारा आएगा तब सिर धड़ से अलग किए जाएंगे। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल होने लगे। आसपास के कुछ इलाकों में हिंदू मुस्लिम तनाव उत्पन्न होने लगा। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने साइबर क्राइम यूनिट की मदद से 5 का पता लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि वडोदरा के ही भोज गांव में सोमवार को शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। घटना में 8 लोग जख्मी हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को पकड़ा था। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से खुले में ऐसे बयान दिए जाते हैं दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसे भड़काऊ पोस्ट लिखे जाते हैं, उनको लगता है कि उनको कोई नहीं देख रहा, वो घर में बैठ करके पोस्ट लिखते हैं, उनको लगता है कि कोई उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। शायद वो इसी चीज में बेखौफ होकर के ऐसा कार्य करते हैं। उनको नहीं पता ये भारत बहुत आगे निकल चुका है। ऐसे में दोस्तों, इन भड़काऊ पोस्ट लिखने वालों को क्या सजा मिलनी चाहिए, इनके खिलाफ क्या होना चाहिए, दोस्तों बताइएगा, जरूर सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अदम्य साहस की कहानी, गोली लगने के बाद भी आतंकियों को मार गिराया शहीद हवलदार अब्दुल माजिद को कीर्ति चक्र। जी हाँ, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 80 सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कारों को देने का ऐलान किया है। इनमें से 12 वीर शहीदों को यह सम्मान दिया जाएगा। वीरता के इन नायकों में हवलदार अब्दुल माजिद का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, जिन्होंने अपने प्राणों की कीमत पर दुश्मनों का मुकाबला किया था। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, अमित शाह की एंट्री होते ही नीतीश कुमार ने बदला पाला, महागठबंधन से होंगे अलग। जी हाँ, आज दिल्ली में होगी नेताओं की बड़ी बैठक। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में आखिरकार बड़ा खेला हो ही गया। बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम में अमित शाह की एंट्री होते ही नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया है। वक्त की नजाकत को समझते हुए बीजेपी ने भी नीतीश के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। आरजेडी से ब्रेकअप के बाद नीतीश कुमार दोबारा से एनडीए से जुड़ जाएंगे। बिहार में हो रही राजनीतिक उठापटक पर इस वक्त दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। ये मीटिंग 96 मिनट तक चली। बता दें कि बिहार बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में सबसे पहले विनोद तावड़े के आवास पर पहुंचे। इसके बाद अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। हालांकि बैठक से निकलने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 2024 चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हुई है। उधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जहां विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी से बातचीत की, वहीं जेडीयू के वरिष्ठ
नेता ललन सिंह, विजय कुमार चौधरी समेत अन्य नेता नीतीश कुमार के साथ पटना स्थित उनके आवास पर बैठक की। सूत्रों ने बताया कि बिहार में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने चिराग पासवान से बात की है। अमित शाह शुक्रवार को दिल्ली में चिराग पासवान से मुलाकात कर सकते हैं। जी हाँ, तो वहीं बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन के अंदर ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ जाएंगे, एनडीए शामिल हो जाएंगे। बातचीत बहुत आगे बढ़ चुकी है। जेडीयू विधायकों को तोड़ने के प्रयास से नीतीश दुखी थे। पीएम मोदी और नीतीश कुमार दोनों एक जैसा सोचते हैं। पीएम मोदी खुद नहीं चाहते कि नीतीश उनसे दूर रहे, शर्त चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश बीजेपी के साथ आ जाएंगे। बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की शुक्रवार को यानी आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है। डॉक्टर प्रेम कुमार और नंद किशोर यादव समेत कुछ अन्य नेता दिल्ली में होंगे। शाम 6:15 पर पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बैठक होगी, यानी आज शाम 6:15 पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, आखिर ये राजनीति है और क्या नीतीश कुमार एनडीए में शामिल होंगे? आपको जो भी लगता हो हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां ज्ञानवापी में बहुत बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। जी हाँ, तहखाने में मूर्ति भी मिली। एएसआई सर्वे की रिपोर्ट में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद का परिसर के एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कई दावे किए हैं। गुरुवार को उन्होंने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की और कहा कि रिपोर्ट में सामने आया है कि ज्ञानवापी में पहले हिंदू मंदिर था। उन्होंने कहा कि जिला जज के नकल विभाग कार्यालय ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई सर्वे रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के कुल पन्नों की संख्या 839 बताई जा रही है। इस रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को विष्णु शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया गया था। 18 दिसंबर को एएसआई ने जिला जज की अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपी जाए। इस पर बुधवार 24 जनवरी 2024 को जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप लोग हर हर महादेव जरूर कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां भगवान की तस्वीरें दिखाने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। बता दें, कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि भगवान की तस्वीरें दिखाकर लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खड़गे ने यह भी कहा कि लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के जाल में नहीं फंसना चाहिए। खड़गे ने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि भगवान की तस्वीरें दिखाने से लोगों का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में महंगाई हर दिन बढ़ रही है और लोगों के पास नौकरियां नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी संकट के समय पाकिस्तान, चीन जैसे बहाने लेकर आते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, क्या आपको भी खड़गे जी के इन बयानों में उनकी बौखलाहट नजर नहीं आ रही है? दोस्तों बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें, स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा आरोप, कहा सनातन विरोधी है ममता बनर्जी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने समाज के एक वर्ग को हिंदू धर्म के खिलाफ उकसाने की कोशिश की थी। उन्होंने पूछा कि ममता बनर्जी भगवान का अपमान क्यों कर रही है। इस दौरान उन्होंने इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस पर भी निशाना साधा। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जहां जहां द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम और ममता बनर्जी जैसे नेता है, वहां वहां उनका इरादा सनातन धर्म का अपमान करने का होता है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर कहिएगा। और आप सभी को दोस्तों गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।